रामधारी सिंह उच्चगति व्यास प्रतिलेखन संख्या 88 89 90 91 शुरू होती है। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारे जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के विभाजन के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों ना रहा हो। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। पैराग्राफ। उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपये का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा करता है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है। और इसके लिए मैं इतना ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिसमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो है ही, आदिवासी भी है, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। पैराग्राफ। यह मैं आशा करता हूँ और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी से
करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतेदार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो अशांति फूटेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसीलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को ले और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहे कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेगी और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करे कि जिससे देश में जमीन जोतने वालों को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंतोगोत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। पैराग्राफ, मैं त्रिसूत्रीय भाषा फॉर्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फॉर्मूला रहता, एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फॉर्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फॉर्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। यह अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। महोदय, हमारे यहाँ अशांति क्यों होती है? इसीलिए नहीं कि पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। अशांति इसीलिए होती रहती है कि समाज में ऊंच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कानून और व्यवस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं, मैं आपसे अमेरिका की ओर देखने को कहूँगी। मैं कहूँगी कि आप अन्य अनेक विकसित देशों की ओर निगाह डालें, जहाँ न पैसे की कमी है, न रोजगार की, न दुनिया के सुख साधनों की। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली स्त्री जितने सुरक्षित भाव से कोलकाता या दिल्ली की सड़कों से गुजर जाती है, उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती। पैराग्राफ, गुजरात को
क्या सहायता दी गई? क्या आपने इसके आंकड़े देखने का कष्ट किया है? मैं यहाँ कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक सहायता मिली है। आपने एक या दो विशेष परियोजनाओं की चर्चा की है। प्रत्येक परियोजना पर उसकी आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवश्यकता का यह अभिप्राय नहीं है कि अमुक फर्म या व्यवसाय गृह को क्या मिलता है। आवश्यकता का आशय यह है कि उससे देश को अपने पांवों पर खड़े होने में सहायता मिलती है या नहीं। पैराग्राफ। हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हम विदेशी कंपनियों के हाथ बिक कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारूढ़ हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कैसा भी दबाव क्यों न पड़े। अगर आप सीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिए, आप मुझसे ज़्यादा जोर से नहीं चीख सकते। इसका मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। प्रत्येक मामले को तब तय किया जाएगा जब वह विचार के लिए उठाया जाएगा। जहां तक टाटा परियोजना का संबंध है, वह योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है। यदि वह आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समुचित विचार किया जाएगा। अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं। आप महाअनुभवों को इस पर लिखी गई अनेक पुस्तकों के नाम बता सकती हूँ जिसके लेखक न तो भारतीय हैं और न ही आदर्शवादी। समाप्त। थैंक यू।